आज हम बात करते हैं 1857 की जंग आज़ादी में मेवात के लोगों ने किस तरह बाहरी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी जान और अपने माल की कुर्बानी दी, जिसको आज भुला दिया गया है। बगावत की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को मेरठ और अंबाला से शुरू होकर 13 मई तक बगावत करने वाले गुड़गांव के बॉर्डर पर आ पहुंचे और इस बगावत ने आम लोगों के सपोर्ट की वजह से एक बड़ी लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर ली। हालात देखते हुए गुड़गांव डिप्टी कमिश्नर डब्ल्यू फोर्ड अपने क्लर्कों के साथ पलवल होते हुए मथुरा निकल गए। मेवात में बगावत की आग भड़क उठी, खास तौर से देहात के इलाकों में। मेयो कौम के लीडरों ने बहादुर शाह जफर को शहंशाह मानकर बगावत का हिस्सा बन गए, लेकिन मेवात के कस्बों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के साथ जा मिले थे। मेयो ने सबसे पहले उन कस्बों पर ही हमले किए ताकि सबसे पहले अंग्रेजों के इन तरफदारों से ही निपटा जा सके और तावड़ू, सोहना, फिरोजपुर, झिरका, पुनाना और पिनंगवा को आसानी से हरा दिया गया। सिर्फ कस्बा नूह में सख्त मुकाबला करना पड़ा क्योंकि वहां की पुलिस और खानजादाओं ने साथ मिलकर लड़ाई में मेयो के खिलाफ हिस्सा लिया। उसके बाद होडल के रावत जाटों और हतीन के राजपूतों पर हमला किया गया क्योंकि इन पर भी अंग्रेजों की मदद का शक था। रावत जाटों की मदद के लिए अंग्रेजों ने भी एक फौज भेजी, पर मेयो ने उनका भी सफाया कर दिया। जून का महीना आ गया और WF ईडन, जो जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट थे, मेवात से गुजरना था। 6000 फौज के साथ थे। इन्होंने सोचा कि दिल्ली जाते हुए बागी मेयो को निपटाया जाए, क्योंकि बागी किसी भी वक्त दिल्ली के लिए सरदर्द बन सकते थे। लेकिन फिर भी 25 जून को 400 मेयो दिल्ली पहुंच गए। सोना और तावड़ू के बीच ईडन की फौज से मेयो का मुकाबला हुआ, लेकिन अंग्रेजों के पास आर्टिलरी बंदूकें थी, तो इस बार उन्हें कम नुकसान उठाना पड़ा। ईडन की फौज ने बहुत सारे गांव तबाह कर दिए। ईडन को अपनी ही फौज में बगावत के आसार दिखे तो उसे वापस जयपुर लौटना पड़ा। अब जनरल शावर्स को बागी मेयो, गूजर, रांगड़ और अहीरों को सबक सिखाने की जिम्मेदारी दी गई ताकि गुड़गांव में इनको खामोश किया जा सके। अक्टूबर में जनरल शावर्स ने झज्जर, दादरी और फर्रुख नगर के नवाब और बल्लभगढ़ के राजा को गिरफ्तार कर लिया और उनके किलों पर कब्जा कर लिया। मिस्टर क्लीफोर्ड, असिस्टेंट कलेक्टर की बहन को मेयो बागियों ने चांदनी चौक में तोप गाड़ी से घसीटा और कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से लड़ाई आपसी हो गई। इसके बाद मेवात के गांव और उसके आसपास की जगहों को जला दिया गया। उनका कहना था कि जो कोई भी मिला उसे कत्ल कर दिया गया, औरत, बच्चा या बूढ़ा हो। लेकिन ये ज्यादा दिन तक ना चल सका। क्लिफोर्ड को रायसीना और मोहम्मदपुर के मेयो ने कत्ल कर दिया। ब्रिगेडियर जनरल शावर्स ने दूर दूर तक आग लगाई और लोगों को मारा। धारूहेड़ा और तावड़ू के बीच के सारे गांव जला दिए गए और उन गांव के लोगों के साथ बेरहमी करके गोलियों से उड़ा दिया गया। एक गांव के लोगों ने मुकाबला करके अंग्रेजों के 60 सिपाहियों को भी मारा। एक बहादुर मेयो जो अंग्रेजों से लड़ता रहा, पहाड़ में यहाँ से वहां गोलियों से बचता रहा। 20 गोलियां चली, आखिरकार एक गोली जा लगी और मारा गया। अंग्रेजी फौज का डर ब्रिगेडियर जनरल शावर्स के इस लेख से भी पता चलता है। वो लिखते हैं कि जब मैं जिला गुड़गांव में घुसा तो मैंने अपने आप को दुश्मनों के मुल्क में पाया। कैंप और सफर में घुड़सवारों के हमले का हर वक्त खतरा लगा रहता था। जब किसी गांव से गुजरते तो गांव वालों की तरफ से हमले का डर रहता, इसलिए हर वक्त दुश्मन से चौकन्ना रहना पड़ता था। नवंबर 1857 के तीसरे हफ्ते में कप्तान रोमंड, सोना, हथीन और पलवल के अफसरों ने खबर भेजी कि हजारों मेयो और कई सौ कैवलरी कोट और रूपड़ाका के नजदीक इकट्ठा होकर कुछ दिनों से राजपूत गांवों पर हमले कर रहे थे, जो कि अंग्रेजों के वफादार थे और गवर्नमेंट के खजाने को भी लूटना चाहते थे। कप्तान रोमंड रूपड़ाका के लिए कुछ फौज के साथ रवाना हो गए और जो भी गांव रास्ते में पड़े जला दिए गए। उन बदकिस्मत गांवों के नाम पचानका, गौरपुर, बालपुरी, चिल्ली, उटावड़, कोट, मंगला, मीठाका, खल्लूका, गोरखसर, मालूका, झांडा, थाना हतीन वगैरह थे। जब ये बात रूपड़ाका पहुंची तो लगभग 3500 आदमी मेयो और कुछ दूसरे गांव के लोग सामने खड़े थे। मेयो बहादुरी से लड़े और उनके 400 आदमी मारे गए। कामयाबी अंग्रेजी फौज को मिली क्योंकि उनके पास नए और बेहतरीन किस्म के हथियार थे। नवंबर में मेयो लीडर सदरुद्दीन ने मेयो के साथ मिलकर पिनंगवा पर हमला कर दिया। फौरन कप्तान रैमसे के अंदर एक फौज इनसे लड़ने भेज दी गई। ये लोग महू गांव में थे। दूसरे दिन सुबह 7 बजे फौज गांव में पहुंचती है। दोनों तरफ से गोलीबारी होती है और 3 तरफ से घेर लिया जाता है।
اور دوسرے گاؤں کو آگ لگا دی گئی، اور اسی لڑائی میں صدر الدین میو کا لڑکا بھی مارا جاتا ہے۔ میک فرسن، جنہوں نے حالات کا جائزہ لیا، وہ لکھتے ہیں کہ باغی بہت کم تعداد میں تھے، مگر جس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا میرے لیے بہت حیرانی کی بات ہے۔ اس کے بعد فوج نے طے کیا کہ جن میو گاؤں پر بغاوت میں حصہ لینے کا شک تھا سخت سزا دی جائے، اس لیے ان گاؤں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ان گاؤں کے نام شاہ پور، بائی کھیڑا، کھیڑلا، چتوڑا، نہاریکا، گوجر ننگلا، بابرپور اور کھیڑی وغیرہ ہیں۔ اور کچھ وقت بعد پننگوا کے آس پاس کے گاؤں کا بھی یہی حال ہوا۔ نمبرداروں اور زمینداروں کی زمین ضبط کر لی گئی، 35 لوگوں کو پھانسی کی سزا دی گئی اور جرمانے بھی لگائے گئے۔ اس کے علاوہ بھی الگ الگ جگہوں پر میوں نے قیادت کی اور اپنے وطن کے لیے لڑے۔ 1857 کے بعد کچھ وقت کے لیے میوں نے بغاوت بند کر دی، کیونکہ انگریزوں نے الور اور بھرت پور کے راجا کے ساتھ مل کر میوں کو بہت دبانے کی کوشش کی۔ میو لگ بھگ 1000 سال تک ملک سے باہر کی طاقتوں سے لڑ لڑ کر پریشان ہو گئے تھے، اور اب انتظار کرو اور دیکھو کے اصول پر چلنا چاہتے تھے، اور اسی لیے اپنے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگ گئے تاکہ گزرے ہوئے زمانے کے زخموں کو یاد نہ کریں۔ میوات میں افسر اپنا رعب دکھاتے تھے، اور میو تنگ آیت بجنگ آیت کے اصول پر پریشان ہو کر ان کی مار پٹائی بھی کر دیتے تھے۔ یہ سب اکثر ہوتا رہتا تھا۔ 1899 سے 1900 میں میوات میں بہت برا قحط پڑا اور ہزاروں لوگ مارے گئے۔ میوات میں اب بھی کہا جاتا ہے کہ پھر مت آیو چھپنیاں کاڑی۔ 1914 میں جنگ آزادی کی شروعات پھر سے ہوئی۔ میواتی بڑی تعداد میں فوج میں بھرتی ہوئے۔ تو یہ تھا کہ کس طرح میو انگریزوں سے لڑے، مرے اور مارا۔ ہم سب اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں اور بھلا دیا ہے کہ کیسے ہمارے بڑے ہمارے لیے لڑے۔ دوستو، ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی، پر آج ہم تمام قربانیوں کو بھول بھی چکے ہیں، اور ہم یہ بھی بھول چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے غلامی سے بچنے کے لیے سالوں باہری طاقتوں سے لڑائی لڑی۔ ہم نے اس کو بہت آسان مان لیا ہے، اور ہم اس طرح کی چیزیں کرنے لگ گئے ہیں جس سے میوات اور بدنام ہو رہا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی زندگی گزاریں جس سے ہم کم سے کم میوات کے نام کو اس دنیا میں روشن کر سکیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھتے رہیں میوات ویوز۔